हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रथम प्रश्न पत्र का व्याख्या सहित हल है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो इसका सही ऑप्शन है गार्डनर ने। और दूसरा क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो इसमें कठिनाई होती है पढ़ने में और वर्तनी में। डिस्लेक्सिया का ये सही ऑप्शन है ए का। और डिस्लेक्सिया देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला है, इसके लक्षण है, पहला है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, दूसरा है अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, तीसरा है पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, चौथा समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, और पांचवा शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। यह है डिस्लेक्सिया के लक्षण। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसका सही है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। इसका सबसे पहले है, पहला बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा, शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। पांचवा, शिक्षक को बच्चों के वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। तो ये है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए इस तरीके। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। तो इसमें से सही है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो गया। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे की वृद्धि। पांचवा क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। तो इसका सही ऑप्शन है शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है। और छठवां क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ आप सभी को पता होगा, गर्भावस्था से होता है, न कि पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इन सब से नहीं, इन सभी को नोट कर दीजिए, गर्भावस्था से। और 7वां क्वेश्चन देखिए, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गेने। कौन है? R.M. गेने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गेने हैं। और अदर पुस्तक के लेखक हैं, देखिए, जैसे E.L. थॉर्नडाइक एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक हैं, और द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, इनके 2 पुस्तक हैं ये, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। ये थॉर्नडाइक हैं इसके लेखक। और B.F. स्किनर हैं, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर के लेखक कौन है? B.F. स्किनर। I.P. पावलोव, इनके पुस्तक हैं कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस और लेक्चर्स ऑफ कंडीशन्ड। ये 2 पुस्तक इनके हैं, पावलोव के, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस और दूसरा है लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। अब 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है? तो ये स्टेनले हॉल का है, बहुत फेमस कथन है इनका। 9वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है?
36 मिनट का समय लगता है। ये कैसे 36 मिनट लगता है सूक्ष्म शिक्षण में, तो जानते हैं। सबसे पहले पहला देखिए, इसमें 6 प्रक्रिया होती है। तो पहले में देखते हैं पाठ योजना निर्माण होता है 6 मिनट का, फिर दूसरा है शिक्षण होता है 6 मिनट का, फिर प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट का होगा तीसरा नंबर, और चौथा फिर से होगा पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट का, फिर पुनः शिक्षण होगा 6 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। तो इस प्रकार 36 मिनट का टोटल हो गया सूक्ष्म शिक्षण का समय। 10वां क्वेश्चन देखिए, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह किसका कथन है? तो ये रॉस का कथन है। 11वां क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा। और 12वां क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, न कि शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के वृत्ति विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। ये सब नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। 13वां क्वेश्चन है, किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो कोहलर, स्किनर, थार्नडाइक। इन्होंने नहीं, लेकिन B.S. ब्लूम, ये ऑप्शन सही है। B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, और कोहलर, स्किनर, थार्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? शिक्षा में अवरोधन का किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अर्थ होता है इसका। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही शिक्षा का अवरोधन कहलाता है। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पहला ऑप्शन है ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, सी समापन कौशल, डी प्रदर्शन कौशल। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना कौशल में आता है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षक में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। इसमें प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक होते हैं। सबसे पहले पूर्व ज्ञान से संबंध होते हैं, पहला, और दूसरा आदंत ज्ञान से तुलना, तीसरा प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, चौथा प्रश्नों में तारतम्यता, पांचवा उद्दीपन प्रभाव। तो इस प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक है। और 16वां क्वेश्चन है, स्तंभ ए और स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें दिया गया है एनिमल इंटेलिजेंस, ए स्तंभ ए में दिया है, ये स्तंभ ए और स्तंभ बी को सम्मिलित करना है। तो स्तंभ ए में एनिमल इंटेलिजेंट और स्तंभ बी में गेस्टाल्ट दिया है। तो इस तरह का इसका गलत है, तो हमें सही सही सम्मिलित करना है। तो सही सही जान लीजिए कि स्तंभ ए और बी का सही सही आप देख लीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस का रहेगा थार्नडाइक, और पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर ने दिया है, और सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट का है, अनुकूलन का पियाजे का। तो ये सही रहेगा।
एनिमल इंटेलिजेंस, थानराइट, पुनर्वलन की अनुसूची, स्किनर, सारगर्भिता का नियम, गेस्टाल्ट, अनुकूलन का पियाजे। और 17वां क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बताइए। ऑप्शन ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अब अंतर संबंध का सिद्धांत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, ये अंतर संबंध का सिद्धांत होता है। और एकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है, ये एकीकरण का सिद्धांत है। अंतःक्रिया का सिद्धांत बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है, यह अंतःक्रिया का सिद्धांत है। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। और 19 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। विकास की 20वां क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो उन्होंने बाल्यावस्था को कहा है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, कोल तथा ब्रूस ने। और 21वां क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। 22वां क्वेश्चन है, सूची, इसमें फिर मिलान करना है, सूची ए और सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो ब्रूनर का दिया है पहला ए ऑप्शन में बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बी ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार इसका आप सही जानिए क्या है। तो ब्रूनर का रहेगा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और बी का है आशुबेल, इसका सही है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। सी का ग्लेजर का रहेगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डन का रहेगा साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो आप इसे फिर से एक बार और सुन लीजिए। ए का ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल का अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गार्डन का साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। 23वां क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान। इसमें और ऑप्शन दिया है आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का परीक्षण,
परिकल्पना का निर्माण, लेकिन इसमें सही ऑप्शन रहेगा समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान होता है। ये 24वां क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ये सही ऑप्शन है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। और इसमें ऑप्शन दिया है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। ये गलत है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, ये भी गलत है। और डी का दिया था, इस शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, ये भी गलत है। तो इसका सही रहेगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो। और 25वां क्वेश्चन देखिए, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी। तो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण का सोपान उभयनिष्ठ है। और 26 क्वेश्चन है, 26वां का, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। 27वां क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? कौन सी अवस्था? आंत प्रग अवस्था है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग आंत प्रग अवस्था नहीं है। इनकी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है: क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। आंत प्रग अवस्था नहीं है। ये जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है, जो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। आंत प्रग अवस्था जीन पियाजे का बताया गया है। और 28वां क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो वे है खोज अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण। चौथा है संगठन या व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। 5वां है वाचन, अभिव्यक्तिकरण। और 29वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, ये सब संबंधित है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। तो संज्ञान B.S. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंडबुक आई कॉग्निटिव डोमेन 1956 में लिखा गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान की पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये 6 इनके उद्देश्य हैं। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो देखिए, नतोदर, मिश्रित और उत्तर, ये अधिगम का वक्र है लेकिन लंबवत नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत होगा, लंबवत। ये सही होगा, ऑप्शन सी सही है। इसमें पूछा है अधिगम का वक्र नहीं है, तो लंबवत नहीं है। नतोदर, मिश्रित, उत्तर ये है। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन जो
हैं समाप्त हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।